हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 12 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से बिंदुओं से संबंधित है। तो एक तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम का जो संरक्षण है, तो इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन। और दूसरा सतत पोषणीय विकास से जुड़े हुए जो प्रश्न है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए इससे पिछले 3 वीडियो हो चुके अपने, जिसके अंदर अपन 52 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और बिंदुओं से संबंधित। अब आगे आप देखो तो सबसे पहली लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है। यहां पर देखो, कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। तो ये लाइन आपको रिक्त स्थान के अंदर दी जा सकती है कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कहां से प्राप्त होता है, कोयले से प्राप्त किया जा रहा है। मतलब उद्योग धंधों के अंदर या और भी कहीं पर अपन ऊर्जा काम में लेते हैं तो उस ऊर्जा का 35 से 40% भाग अपन कहां से प्राप्त करते हैं, कोयले से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो क्वेश्चन अपना कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ समझाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो क्या उत्तर है इसका कि पृथ्वी पर लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले या पूर्व जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन भूमि के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होने का मतलब है बहुत ज्यादा दब गए, उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा हो गया। जैसे जैसे उनकी गहराई बढ़ती गई उनका ताप भी बढ़ गया। तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर दबे पेड़ पौधे कोयले के अंदर क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो क्या हुआ कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती का जो निचला क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र था, तो वहां पर बहुत ज्यादा वन पाए जाते थे और वो वन किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो गए, भूमि के नीचे दब गए। जैसे बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा तो उसके कारण वो क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए। अब जब वो मृदा के नीचे दब गए तो उस दबाव ज्यादा हो गया, संपीड़ित हो गए वो, और तापमान भी धीरे धीरे बढ़ गया। तो उच्च ताप और दाब के कारण वो जो वनस्पति नीचे दबी थी, पेड़ पौधे नीचे दबे थे, वही धीरे धीरे किस में बदल गए, कोयले के अंदर बदल गए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं अब। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोयले के प्रकारों के नाम बताइए, इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा भी बताइए। तो देखो, नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। किस आधार पर, नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो देखो इसमें 4 प्रकार के कोयले हैं। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होगा, सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होगा, सबसे खराब किस्म का कोयला होगा। तो यहां देखिए ये एंथ्रासाइट है, तो 94 से 98% इसमें कार्बन होता है। बिटुमिनस है तो इसमें 78 से 86% कार्बन होता है। लिग्नाइट है तो इसमें 28 से 30% कार्बन होता है। और पीट के अंदर 27% कार्बन होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में होता है, 94 से 98%, इसलिए सबसे अच्छी किस्म का कोयला है ये। और पीट जो है इसमें सबसे कम कार्बन होता है, 27%, तो सबसे घटिया किस्म का ये कोयला है। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और आप समझे कि ये जो कोयला है ये खनिज कोयला है। लकड़ी वाले कोयले की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपन लकड़ी को जला करके जो कोयला बनाते हैं उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। हम तो उस कोयले की बात कर रहे हैं जो वनस्पति के जमीन के नीचे दबने से कोयले में परिवर्तित हुए थे। उस कोयले को अपन खनिज कोयला बोल रहे हैं और उसी खनिज कोयले की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अपन जो लकड़ी से कोयला बनाते हैं उसकी बात अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ू भाई। हाँ, तो नेक्स्ट आप देखिए
भंजक आसवन किसे कहते हैं? तो भंजक आसवन क्या होता है, समझिए बात को। कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया को कोयले का क्या बोला जाता है? भंजक आसवन बोला जाता है। तो जो खनिज कोयला अपन जमीन से प्राप्त करते हैं उसको हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो उससे कोलतार, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भंजक आसवन कहलाएगी। तो कोयले से ही और हमें उत्पाद मिल जाते हैं कोलतार, कोल गैस और अमोनिया। कैसे प्राप्त होता है ये? कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि भारत में कोयला किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो भारत में कोयला देखो झारखंड में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इन स्थानों पर हमारे देश के अंदर क्या होता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। तो अब बात कर लेते हैं अपन पेट्रोलियम के निर्माण की। हाँ जी, देखो प्रश्न है हमारे सामने कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, समझाइए। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों का निर्माण लगभग समान जैसे ही हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना भाई। कोयले का निर्माण कैसे हुआ था? जो बहुत बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो जमीन पर उगते हैं वो किसी कारण से जब धरती के नीचे दबे थे तब कोयले का निर्माण हुआ था। लेकिन यदि समुद्री जीव जंतु या पेड़ पौधे भूमि के नीचे दबते हैं, कौन से? समुद्री जीव जंतु, तब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है पेट्रोलियम के ऊपर ही निकलती है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण साथ साथ होता है। तो देखो यहाँ उत्तर देखो, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पति से होता है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पति से होता है। समुद्र में मृत जीव एवं वनस्पति पृथ्वी में करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण दब गए। इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर रेत एवं मिट्टी की तह के अंदर दबते चले। तह का मतलब परत है यहाँ पर, तो रेत और मिट्टी की परत के नीचे वो दब गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव और वनस्पति को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ये बात है भाई, जो समुद्र के जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वो जब जमीन के नीचे दबे, उसके ऊपर रेत और मिट्टी आ गई, रेत और मिट्टी की परत आ गई तो वो दब गए। वायु की अनुपस्थिति थी, ताप उच्च था, दाब भी उच्च था, तो इसके कारण वो जो मृत जीव और वनस्पति थी समुद्र की वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंदर क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, क्लियर है बात। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर देखो एक लाइन और आपको ध्यान में रखनी है। देखिए क्या लाइन है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल या चट्टानों का तेल आदि कहा जाता। तो आप ये ध्यान रखना विशेष रूप से, रिक्त स्थान में ये आपको पूछा जा सकता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो पेट्रोलियम होता है उसको अपरिष्कृत तेल भी बोलते हैं, कच्चा तेल भी बोलते हैं और चट्टानों का तेल भी बोलते हैं। तो ये सब इसी के नाम है, तो ध्यान रख लेना। ठीक, आगे बढ़ जाता हूं भाई। अब मैं हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को कौन सी विधि के द्वारा अलग अलग किया जाता है? तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग किया जाता है। देखो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, इस तरीके की चीजें मिलती है। तो ये जो सारी चीजें हैं
इसको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तापमान पर अलग अलग घटक जो है पृथक होकर के बाहर आते हैं। इसके बाद में देखो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों में पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ। यहां पर प्राकृतिक गैस की जगह पेट्रोलियम गैस आप कर लेना। कौन सी गैस? इसकी जगह आपको कर लेना है पेट्रोलियम गैस। इसके बाद में वैसलीन और स्नेहक, ये सारे पेट्रोलियम के घटक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए या कोई दो नाम लिखिए। तो इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस कर लेना आपको यहां पर, वैसलीन और स्नेहक। ठीक है। इसके बाद में आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना इसका विशेष रूप से। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए, क्यों? समझाइए। प्रश्न कहना चाहता है कि हमें कोयला और पेट्रोलियम का बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो क्यों करते हैं अपन ऐसा? कारण बताओ इसका। तो देखो, कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये सजीवों के अवशेष से बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीव जंतुओं के अवशेष से बने हैं जो कि नीचे दब गए थे जमीन के नीचे, जो प्रकृति में अनवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम प्रकृति में अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसको बनने में बहुत समय लगता है, या एक बार अपन इसको काम में ले लेंगे तो दोबारा इसके भंडार हमें दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और प्रकृति में इनकी मात्रा भी कैसी है? सीमित है। मतलब इसी तरीके से अपन इसको काम में लेते रहे तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। अगर मानव इसी तरह अंधाधुन इनका प्रयोग करता रहा तो भविष्य में संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए, क्यों? समझाइए। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो प्रकृति में अनवीकरणीय संसाधन है। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। अगर मानव इसी तरह इनका अंधाधुन प्रयोग करता रहा तो भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। बात समझ में आई है? ठीक है। तो आप इस प्रश्न का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई मैं अब। हाँ जी, अब ये जितनी भी लाइनें हैं सब रिक्त स्थान से जुड़ी हुई है, तो आपको ध्यान देना है। देखो यहां पर पहला है कि प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो भी, यहां रिक्त स्थान पूछा जा सकता है और यहां पर भी रिक्त स्थान। तो प्राकृतिक गैस के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। बायोगैस जो है गोबर को सड़ा करके बनाई जाने वाली गैस है। प्राकृतिक गैस तो क्या होता है कि जो पेट्रोलियम निकलता है उसके ऊपर से निकलती है, उसी को फिर द्रव रूप में अपन काम में लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जगह किसका उपयोग भी किया जा सकता है? बायोगैस का। और ये बायोगैस गोबर को सड़ा करके, कृषि अपशिष्टों को सड़ा करके बनाई जाती है। दूसरा देखो, बायोडीजल जैविक स्रोत से प्राप्त डीजल के समतुल्य ईंधन है। तो देखो डीजल जो होता है वो तो पेट्रोलियम का घटक है, हमें पेट्रोलियम से मिलता है जो कि एक जीवाश्म ईंधन है। अब आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जो डीजल है वो समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए आजकल डीजल की जगह बायोडीजल का उपयोग किया जाता है। और बायोडीजल जो होता है पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है, तो हम डीजल की जगह आजकल बायोडीजल का उपयोग कर सकते हैं और ये बिल्कुल डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, बायोडीजल को भविष्य का ईंधन माना जाता। तो रिक्त स्थान आप समझ रहे हो, मैंने अंडरलाइन मार दिया है दोबारा से। तो बायोडीजल को भविष्य का ईंधन माना जाता, मतलब भविष्य में यही ईंधन काम में लिया जाएगा जब डीजल समाप्त हो जाएगा।
अच्छा, यहां पर नेक्स्ट लाइन देखो कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। तो ये राजस्थान सरकार के प्रयास है जो कि बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने वाले हैं। तो इसमें बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए, चलाए गए 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए। तो इसमें बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इन चारों बातों को या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इनका भी। मैं आगे बढ़ता हूं भैया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने कि डीजल के स्थान पर बायोडीजल के उपयोग के लाभ लिखिए या बायोडीजल के उपयोग के लाभ लिखिए। प्रश्न आ सकता है भाई डीजल की जगह बायोडीजल का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी जगह उपयोग करने के लाभ क्या हैं। तो ये लाभ क्या क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए भाई, बायोडीजल के उपयोग के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ, बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोत से बनाया जाता है, अतः बायोडीजल को एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। तो बायोडीजल नवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार उपयोग लेने के बाद में अपन दोबारा भी इसको बना सकते हैं। जबकि आपको पता डीजल जो है जीवाश्म ईंधन था, तो उसको अपन एक बार काम में लेने के बाद में भंडार समाप्त हो गया तो दोबारा काम में नहीं ले सकते थे। दूसरा देखिए, परंपरागत डीजल इंजन को बिना परिवर्तन के बायोडीजल से चलाया जा सकता है। तो जो साधन के अंदर इंजन लगे हुए हैं जो डीजल से चलते हैं, उन इंजन में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है और सीधा बायोडीजल से अपन उसको चला सकते हैं। तीसरी बात देखो कि बायोडीजल विषैला नहीं होता और जैव निम्नीकरणीय भी होता है। विषैला नहीं है, बात समझ में आ गई। जैव निम्नीकरणीय का मतलब है कि इसका आसानी से अपघटन हो जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चौथा देखो कि बायोडीजल जीवाश्म ईंधन के समान पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। क्या होता है कि जो डीजल अपन काम में लेते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है एक प्रकार का, तो उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के अंश भी होते हैं जिससे पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होता है। लेकिन बायोडीजल जो है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के जो अंश है बहुत कम होते हैं, तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी बहुत कम होता है और साथ ही ये जैव निम्नीकरणीय है, तो इस कारण से भी इससे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। तो बायोडीजल के उपयोग के लाभ या डीजल के स्थान पर बायोडीजल के उपयोग की ये लाभ हो गए भी 4। देखो पहला क्या है, बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोत से बनाया जाता है, अतः बायोडीजल को एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। परंपरागत डीजल इंजन को बिना परिवर्तन के बायोडीजल से चलाया जा सकता है। बायोडीजल विषैला नहीं है और जैव निम्नीकरणीय भी है और बायोडीजल जीवाश्म ईंधन के समान पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आपकी किताब का क्वेश्चन देख रहे हैं, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो यहां देखो ऑप्शन क्या क्या है आपके, पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा जो कोयले की कार्बन की होती है वो कौन से कोयले में होती है, एंथ्रासाइट में होती है। इसके बाद में सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, मैंने बताया था आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। तो देखो किसी भी संसाधन का उपयोग बहुत सतर्क होकर करना ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सके बल्कि जिनका प्रयोग आने वाली समय की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सके, यही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग इतना सतर्क होकर के करना कि उसका प्रयोग हम तो कर ही रहे हैं, बाकी आगे आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकता के लिए उसका उपयोग कर सके, तो वही क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सके बल्कि जिनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही था, ये वाला क्वेश्चन बुक का था आपका।
ठीक है भाई, कर लिया नोट आपने। तो आज के वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पर्यावरण संरक्षण के अंदर जो जन भागीदारी और चिपको आंदोलन है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।